वेलकम बैक टू एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट की क्लास चैनल पर चल रही है, आप सभी जानते हैं। और सीटेट की क्लास में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे और यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पर्यावरण शिक्षण और शिक्षण नीति यही टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं पहले पर्यावरण शिक्षण और शिक्षण नीति का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आप अच्छी रीडिंग कर लेते हैं और रीडिंग करके समझ लेते हैं, स्पीड आपकी अच्छी होगी, तो आप सीटेट में 95 प्लस ला सकते हैं। बस जो आपको कराया जा रहा है आप करते जाइए। देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न को। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसी तरह से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना। बी, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय होगा। एज अ टीचर आप ना तो प्रधान अध्यापक के जानकारी देंगे और ना ही किसी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। जहाँ पे प्रतिबंध हो, सीटेट में ऐसा नहीं कहा जाता है। एज अ टीचर ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 में ऐसा नहीं कहा गया है। प्रतिबंध वाली बात आप जहां देखेंगे उसे कट ही करना है। और यहाँ पे उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता, तो एज अ टीचर आपको ये भी नहीं करना है। तो सबसे उपयुक्त जो इसका आंसर होगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना एज अ टीचर आप करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न में सही है। यूपी टेट दिसंबर में यूपी टेट 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन के व्याख्या भी हम देखते हुए चल रहे हैं। व्याख्या क्या कहा जा रहा है? राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना है, ना कि प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। जब भी नहीं पूछा जाए तो आप अंडरलाइन करेंगे नहीं पे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो निरीक्षण विधि जो है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, इसलिए नहीं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यूपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहा जा रहा है? निरीक्षण विधि की विशेषताएं बताई जा रही हैं। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है, उतना अन्य से नहीं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है निरीक्षण विधि की। थर्ड क्या है? कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं।
अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। ये सब जो विशेषताएं हैं वो निरीक्षण विधि की है, लेकिन निरीक्षण विधि की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये याद रखिएगा। ये निरीक्षण विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये यूपी टेट में वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड प्रश्न है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ऑप्शन ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं को गुण से रहित पत्तियां। बी क्या है, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। इसमें नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें आगे आप देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। देखते हैं, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। और डी, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी 2016 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सही है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। इसी प्रश्न का व्याख्या क्या है, देख सकते हैं आप। बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्तरीकृत है। यहाँ पे ये जो काम बताया जा रहा है ये विशिष्ट एवं स्तरीकृत है। इसी के रीजन की वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। जब आप पर्यावरण की क्लास ले रहे होंगे और उसमें समूह क्रियाकलाप पूछा जा रहा है कि जब आप कराएंगे तो उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये सही है। आगे देख लेते हैं, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे। ये भी ज़रूरी है कि चाहे वो छात्र हो या फिर छात्राएं हों, दोनों को रुचकर लगे। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है कि मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये तो सही नहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचकर लगे। तो ये भी ज़रूरी है कि चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आया हो, लेकिन वो बच्चे को रुचकर लगना चाहिए। तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन ए, बी और डी इसमें से सही है। बी, ऑप्शन बी क्या है, बी और सी सही है। सी, ए, बी और डी सही है, या ऑप्शन डी, ए, सी और डी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। इसमें जो है क्या होना चाहिए, इसमें बच्चों की रुचियों को ध्यान होना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे। ऐसा जब आप क्रियाकलाप कराएंगे तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। लेकिन मूल्यवान वस्तु हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान रूप से रुचकर लगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ए, बी और डी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी इस क्वेश्चन में सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचकर लगे। ऐसा क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन जब आप क्लास लेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़ करके वह कथन कौन सा है, उसी कथन को देखना है। इसमें गलत क्या है उसी को देखना है।
प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं ऑप्शन, इसमें डी देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है और गलत ही पूछा जा रहा था। यहाँ पे आप क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रौढ़ों से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस भी होती है जिससे वह अधिक सीखते हैं, ये भी सही है। लेकिन जब बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई इसका संबंध नहीं है, यही पूछा जा रहा था। तो ये ऑप्शन डी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में सही है। आप सभी वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा और वीडियो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उनके भी हेल्प करिए और चैनल की भी मदद करिए। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, इसमें सही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, घास पौधा नहीं है। बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सी, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। डी, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये वैज्ञानिक विचार से बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये भी सितंबर 2016 में आया हुआ प्रश्न है सीटेड में। यहाँ देख सकते हैं व्याख्या, निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में कुष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि हैं। आगे देखते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फल एक क्या है, तो याद रखिएगा फल एक परिपक्व अंडाशय है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडाशय के अंदर कितने बीजांड होते हैं, तो याद रखिएगा एक या एक से अधिक फल के अंदर बीजांड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रयोग। बी, चर्चा। सी, प्रश्न पूछना। डी, अभिव्यक्ति। तो इसमें आप देख रहे हैं, जब कोई बच्चा कोई स्टूडेंट किसी वयोवृद्ध से प्रश्न पूछेगा कि आपके टाइम पे कौन से पौधे थे या नहीं थे, तो वो एक प्रकार से चर्चा हो रही है। यहाँ अभिव्यक्ति भी हो रही है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या मैंने सही बताया है। तो यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेगा जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी की चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना के कौशलों का आकलन संभव है या संभावना है इसमें, लेकिन किंतु प्रयोग कौशल का आकलन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन पौधे के बारे में बच्चा पूछ रहा है, स्टूडेंट पूछ रहा है, वह अब दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही आपके सीटेड में क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा।
अब इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से होगा शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या बच्चों का स्वयं का आकलन। तो इसमें जो आंसर सही है वो ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है बच्चों का स्व आकलन हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिए। जब बच्चा मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ये बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। मैंने योजना का अनुसरण कितने अच्छे से किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच क्या कठिन लगा। जब बच्चा इस तरह के कार्य को करता है, जब आप एग्ज़ाम निकालने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम, तो ये आप अपना स्वयं का आकलन कर रहे हैं और यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस तरह से बच्चों का स्व आकलन हो रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न में सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ये सभी मापनियाँ बच्चों द्वारा स्व आकलन के लिए निर्धारित की जाती हैं, जिससे बच्चे अपने क्रियाकलापों के उद्देश्यों की प्राप्ति में आई कठिनाइयों का आकलन करते हैं तथा शिक्षक की सहायता से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से देखा आपने कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। बच्चे स्वयं अपना आकलन करते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या है हमारा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए रूखी और बच्चे को द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। बी परिभाषाओं पर बल देती हुई औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी क्या है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो कैसी भाषा आप पर्यावरण अध्ययन की क्लास में प्रयुक्त होनी चाहिए, तो ये जो होनी चाहिए वो बच्चे की डे टू डे दिन प्रतिदिन की लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, जो भाषा आप पर्यावरण अध्ययन की क्लास में देखना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे आसानी से सीखते हैं, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं, घर में भी बाहर भी। तो इस तरह से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, जिस तरह से एक बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी डाटा संग्रह का विकास करना। इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो इससे सृजनात्मकता का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अवलोकन का भी विकास हो रहा है, ये भी सही है। वर्गीकरण का भी विकास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाटा संग्रह का विकास नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह से ये गलत होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या सही बताया है मैंने। ऑप्शन ए, बी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, या सी और डी सही है, या ए, बी और सी सही है। तो इसमें ए, बी और सी सही है, लेकिन डाटा संग्रह से इसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह से आपने देखा इसमें ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से विभिन्न पशुओं पर रंग भरने को कहता है तो वह बच्चों में सृजनशीलता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास कराना चाहता है। इस तरह से व्याख्या भी आप देख चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है, तो आप क्लास को पूरा ध्यान से वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।